अब वकीलों की शिकायत कब होगी और कहां होगी और कैसे होगी, इसके लिए बीसीआई ने नए रूल जारी कर दिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के द्वारा। पहले मैं आपको शॉर्ट में पूरा केस समझा देता हूं। कोई वकील साहब जो थे वो किसी की पुत्र वधू को, किसी के घर की बहू को गलत सलाह दे रहे थे कि तुम अपने पति पे और अपने ससुराल वालों को क्या कर दो, कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा दो। कोई पैसे देने का क्या किया था, उसके साथ में धोखाधड़ी किया था। अब ऐसे में जो ससुराल वाले थे, जो पति जो था, उसने क्या किया, उस वकील साहब की शिकायत लगा दी। वकील साहब की शिकायत लगा दी कि ये क्या कर रहा है, ये हमारी घर के बहू को गलत सलाह दे रहा है। अब ऐसे में समिति ने, इस अनुशासन समिति ने क्या डिसीजन लिया है और क्या क्या रूल बताए, वो सारी बातें आपको बता देता हूं। देखिए जी, यहां पे बता दिया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा पारित, ये जो था, इसके आदेश के विरुद्ध आवेदन द्वारा दायर समीक्षा आवेदन का निपटारा करेगा, जिसमें आवेदन का लाइसेंस 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। यानी कि वकील साहब का जो था 5 साल के लिए लाइसेंस ही रद्द कर दिया था। ये 5 साल तक क्या नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि क्या कर रहा है, ये किसी को गलत कानूनी सलाह दे रहा है। ऐसे में एक चीज और बता देता हूं, कोई भी वकील साहब जो है, कोई भी अगर कानूनी सलाह गलत दे रहा है या किसी के साथ में धोखाधड़ी कर रहा है, तो ऐसे में आप भी उसकी शिकायत कर सकते हो जी। ठीक है, इस केस में क्या किया था, 5 साल के लिए उस वकील साहब का लाइसेंस रद्द कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की द्वारा की गई कथित गलती को उठाते हुए आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत दर्ज की गई थी। अब वकील साहब ने क्या किया, वकील साहब ने अपील लगाई है कि मेरी जो शिकायत की गई है वो झूठी शिकायत की गई है, और उस झूठी शिकायत की वजह से क्या हुआ है, मेरा 5 साल के लिए मेरा लाइसेंस रद्द हुआ है। अब ऐसे में देखो, उसने बताया कि यह भी आरोप लगाया कि जो हमारे बीच में जो लेन देन हुआ था वो 2015, 2017 और 2018 की अवधि से संबंधित है, या फिर उसने जो भी कानूनी जो जानकारी दी थी उसके पुत्र वधू को, वो 2015, 17, 18 की अवधि में उसने दी थी। जबकि उसने अपना जो पंजीकरण करवाया था ना, वो 2020 के तहत नामांकित किया गया था। यानी कि जो वकील साहब थे, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल का जो अपना रजिस्ट्रेशन होता है, वो तो 2020 में करवाया है। लेकिन धोखाधड़ी जो हुई थी वो 2015, 17, 18 की हुई थी। यानी कि उस टाइम वो वकील नहीं था। यानी कि उसने क्या धोखा किया है, उसने एक वकील बनने का ढोंग किया है पार्टी के साथ में। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे एक झोला साहब डॉक्टर होता है ना, ऐसे झोला साहब वकील भी होता है। तो अगर आप किसी भी से भी कोई भी कानूनी सलाह अगर आप ले रहे हैं, तो पहले ये जरूर जांच लें कि वो सच में एडवोकेट है या नहीं है। अब उसने जो उसकी पुत्र वधू को जो सलाह दी थी, उस टाइम वो एडवोकेट नहीं था, शायद वो एलएलबी कर रहा था, तभी उसका 2020 में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब उसने हवाला दिया कि जिस टाइम मैंने इनके साथ में जो कानूनी सलाह शेयर की थी, उस टाइम तो वो वकील था ही नहीं, यानी जिस टाइम क्राइम हुआ था, लेकिन मेरा 2020 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। और पार्टी ने शिकायत कब की है वो बता दिया। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में लगाए गए मुख्य आरोप यह है कि प्रतिवादी अधिवक्ता ने धोखाधड़ी की है और शिकायतकर्ता के बेटे से एक बड़ी रकम भी प्राप्त की है। और शिकायतकर्ता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने, प्रतिवादी शिकायतकर्ता, और उसके बेटे के पारिवारिक जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। यह भी आरोप लगाया है कि प्रतिवादी अधिवक्ता एक वकील के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। उसे शिकायतकर्ता की बहू को गलत सलाह देने की आदत है। यानी कि जो उनके घर की पुत्र वधू है, उसको गलत सलाह दे रहा है, और उसके पति को डराया, और उसके पति से पैसे भी ऐंठ लिए कि तेरे ऊपर कोई मुकदमा करवा देगी, ये करवा देगी, वो करवा देगी। यानी कि पूरी मैरिज लाइफ में क्या कर रहा था, वो इंटरफेयर कर रहा था। शिकायतकर्ता की बहू ने प्रतिवादी अधिवक्ता के कहने पर शिकायतकर्ता और उसके बेटे के खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज किए हैं। ये देखो, और जिस टाइम उसने सलाह दी थी उस टाइम उसकी एलएलबी चल रही थी, वो एक एडवोकेट नहीं बना था। यानी कि आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आप किसी से भी कानूनी सलाह ले रहे हैं ना, तो कन्फर्म तो कर लो। अब वो चलो लड़की थी, उसने तो सोचा भी काला कोट पहन रहा था, वकील ही होगा, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलती रही, वो पैसे ऐंठते रहा होगा, ज़्यादा शाना बन रहा था। अब देखो, उपरोक्त दलीलों में से इस समिति का समक्ष विचार ये निम्नलिखित बातें आई हैं। क्या उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को अधिवक्ता के नामांकन से पहले कथित रूप से किए गए कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार है? बीसीआई ने पूछा इस यूपी की इस बार काउंसिल से, क्या जब तक कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, क्या उससे पहले आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरा, क्या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की व्याख्या उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा अक्षेत्राधिकार से संबंधित मामले में किस प्रकार की गई है? यानी कि जैसे मान के चलो मेरा रजिस्ट्रेशन हरियाणा के अंदर है, और हरियाणा के अंदर तो आप महाराष्ट्र में अगर शिकायत करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्राधिकार वो है ही नहीं। तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, क्या वहाँ पे तो उसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं था 2020 से पहले, मामला पहले का था। तब ऐसे में इस समिति की राय है कि दोनों बिंदुओं पर एक साथ विचार किया गया है, और अभिलेखों के अवलोकन तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निष्कर्ष से यह बात सामने आई है कि यह
4/4/2017 से लेके 20/9/2018 तक की अवधि के से संबंधित है। ये जो मामला हुआ था ना, ये इस डेट से संबंधित है। इसकी पुष्टि के लिए शिकायतकर्ता ने एक्सिस बैंक वाराणसी उत्तर प्रदेश का बैंक स्टेटमेंट संकलन किया, उसने पैसे लिए थे उस टाइम का था। खातों के विवरण से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा की गई टिप्पणियां उसी अवधि के लिए हैं जैसा कि राज्य ने शिकायतकर्ता को संदर्भ किया है। यानी कि जैसा बताया कि उस टाइम मैं वकील नहीं था जिस टाइम मैंने ये काम किया है, लेकिन वकील वो बाद में बना है। यह उसके बेटे द्वारा किसी भी अधिकारी को दी गई शिकायत में कथित गड़बड़ी के बारे में कोई पुलिस शिकायत या कोई अन्य शिकायत नहीं की गई है। वर्तमान शिकायत वर्ष 2022 में दर्ज की गई है। यानी कि जो उन्होंने जो शिकायतकर्ता जो है उन्होंने 2022 में उस वकील के खिलाफ शिकायत दी है कि 2017 में मेरे पुत्र वधू को भड़का रहा था, मेरे बेटे से इसने पैसे का लेन देन किया है। हालांकि उस टाइम वो वकील नहीं था, वो वकील बना 2020 में। तो अब इन्होंने क्या फैसला लिया है, जबकि कथित लेन देन 2017 से 18 की अवधि से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में देरी और देरी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। भाई 5 साल बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि इस वकील साहब ने हमारे घर के साथ में क्या किया, खिलवाड़ किया। 5 साल लेट हो गए, पहली चीज तो ये। और वर्तमान शिकायत प्रतिवादी अधिवक्ता के रूप में नामांकन के बाद दर्ज की गई है। यानी कि अब जो उसका 5 साल के लिए जो उसका लाइसेंस रद्द किया है ना, वो तो आज किया गया है, लेकिन वो मामला पहले का था, उस टाइम तो एडवोकेट था ही नहीं। तो मतलब उसका वो जो 5 साल के लिए जो लाइसेंस रद्द किया था वो भी सही नहीं किया था। यहाँ पे कहने का मतलब ये बना रहा है। तो 21/6/2023 के आदेश में दर्शाई गई राशि, जैसा कि उसकी शिकायत में आरोप लगाया गया है, किसी भी तरह से मेल नहीं खाती है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया है कि प्रतिवादी अधिवक्ता की कथित लेन देन की अवधि के दौरान अधिवक्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने 21/6/2023 को विवादित आदेश पारित करते समय घोर गलतियां की है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पास में वर्तमान शिकायत पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी अधिवक्ता को अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया गया था। भाई जिस टाइम उसने कांड किया था उस टाइम तो था ही नहीं। हाँ, उस टाइम अगर होता तो आप क्या कर सकते थे, आप इसका लाइसेंस आप रद्द कर सकते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा सीसी संख्या जो भी था, इसमें पारित आदेश को रद्द किया जाता है और समीक्षा याचिका को स्वीकार किया जाता है और दोबारा उसको क्या कर दिया जाता है, दोबारा उसको रिकॉर्ड में ले लिया जाता है। यानी कि उसको अब दोबारा प्रैक्टिस करने का अधिकार आ जाएगा। तो अब ऐसे में अगर आप भी, आपका वकील अगर आपको कोई गलत सलाह दे रहा है या फिर कोई किसी तरह की आपके साथ में धोखाधड़ी कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी शिकायत कर सकते हो। जो भी आपके जिला का जो बार काउंसिल है या फिर आपका जो स्टेट का जो बार काउंसिल है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शिकायत आप उसकी दर्ज करवा सकते हो। लेकिन पहले ये चीज़ तो जान ले कि उस टाइम वो वकील है या नहीं है, ठीक है। या फिर जो उसने धोखाधड़ी की है आपके साथ में, उसका आपके पास में प्रूफ है या नहीं है, या फिर जो गलत सलाह दी है वो क्या कानूनी किताब में है। क्योंकि अगर कोई वकील आपको किसी भी तरह की सलाह देता है तो आप उसको कहाँ से उसका प्रूफ बनाएंगे। अब वो तो कह देगा मैंने जो बताया वो सही है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई साहब ये किस कानूनी किताब में लिख रखा है या फिर किस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिख रखा है। तो कहीं तो उसकी बात मेल खाए। अगर किसी बात के साथ में मेल जोल खाएगा तभी तो सबूत बनेगा। और अगर ना वैसा कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ना कोई क्या बोलते हैं, कोई ऐसा किसी कानून की किताब में लिख रखा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो ये सोच लेना कि आपको गलत सलाह मिल रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये इन सदस्यों ने क्या कर लिया, एक सच्ची प्रतिलिपि के लिए प्रमाणित इसको वो करके सर्टिफाइड अनुशासन समिति बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसको क्या किया गया, ठीक है, रजिस्टर किया गया है जी, रजिस्टर, ठीक। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या फिर कोई आपको गलत सलाह दे रहा है तो आप भी उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन सबूत के साथ में। और ये झोला छाप वाली बात जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे डॉक्टर झोला छाप हो सकते हैं, एक वकील भी झोला छाप हो सकता है। समाज में सब कुछ है। तो चलो, उम्मीद करूँगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।